सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं प्रीति विद्यालंकार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सीरीज़ में आज हम भारवी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम भारवी के जीवन परिचय में सर्वप्रथम भारवी का जो मूल नाम वो दामोदर मिश्र था। भारवी का मूल नाम क्या बताया गया है? दामोदर मिश्र। पिता का नाम नारायण स्वामी है और श्रीधर अवंती सुंदरी कथा के अनुसार श्रीधर बताया गया है। यानी कि मूल नाम तो दामोदर बताया गया है और पिता का नाम नारायण स्वामी है और अवंती सुंदरी कथा के अनुरूप श्रीधर बताया गया है। माता सुशीला, पत्नी रसिका, पुत्र मनोरथ। यानी कि इनके जीवन परिचय के अंतर्गत माता का नाम सुशीला है, पत्नी रसिका है, पुत्र मनोरथ है। दंडी के प्रपितामह भी बताए गए हैं, यानी कि भारवी को दंडी के प्रपितामह के रूप में बताया गया है। और भारवी का समय 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। यानी कि अनेक विद्वानों के मतानुसार जो भारवी का समय निर्माणित किया गया है वो 6वीं शताब्दी का तो उत्तरार्ध समय और 7वीं शताब्दी का प्रारंभ का काल समय निर्धारित किया गया है। लगभग 650 से 630 ईस्वी के मध्य का काल भारवी का माना गया है। इनका निवास स्थान धारा नगरी राजा भोज के समकालीन चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के दरबारी विद्वान बताए गए हैं। यानी कि जो भारवी जो किसके अधीनस्थ माने गए हैं? धारा नगरी राजा भोज के समकालीन बताए गए हैं। और चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के दरबारी विद्वान या कवि भी बताए गए हैं, जिसका प्रमाण हमें ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार के अंतिम पद्य में कालिदास एवं भारवी का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तो ऐहोल शिलालेख के अनुसार लगभग इनका समय 650 से 630 ईस्वी के मध्य काल का और राजा भोज के समकालीन चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के दरबारी कवि के रूप में दर्शाया गया है। आइए देखिए, अब भारवी की उपाधि क्या है। भारवी की उपाधि आतपत्र भारवी दी गई है। यानी कि सभी विद्वानों के अनुसार जो सर्वसम्मत उपाधि है इनकी, वो प्रसिद्ध उपाधि इनकी आतपत्र भारवी की है। वो किस कारण दी गई है? इनका इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो इन्होंने इस श्लोक का प्रयोग किया था उस कारण इनको आतपत्र भारवी की उपाधि प्रदान की गई है। वो देखिए, उत्फुल्लः स्थल नलिनी वनाद मूष्मः दुधृतः सरसिज संभवः परागः वात्यार्भिव्यति विवर्तिनः समन्तः दधते कनकमय आतपत्र लक्ष्मीमम्। इसमें बताया गया है कि जब अर्जुन तपस्या के लिए वहाँ जाते हैं तो देव उन्हें बताते हैं कि है ना, देव उन्हें बताते हैं कि जो गुलाब के फूलों के, गुलाब के पुष्पों के जो पराग हैं, यानी कि पुष्प हैं, जो पराग हैं, वे हवा के झोंके से आकाश में इस तरह से छा जाते हैं कि मानो एक रक्त वर्ण का आकाश फैल गया हो। और उसी में कनकमय आतपत्र यानी कि कनकमय स्वर्ण के समान एक छत्र के रूप में यह आकाश परिलक्षित होता है। तो इस ही उपमा के संदर्भ में इन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि प्रदान की गई है। इस श्लोक में निर्देशना अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में कनकमय आतपत्र यानी कि सोने का छाता दर्शित उपमा के रूप में, सोने का छाता उपमा के रूप में बताया गया है। उपमा को सोने के छाता कनकमय आतपत्र की उपमा को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम आतपत्र भारवी रख दिया गया है। यानी कि जो आलोचक होते हैं, जो आगंत्य ईस्वियों के अनुसार भारवी के बाद में जितने भी कविगण आए, मान्यवर कविगण आए, उन्होंने आलोचना की। आलोचना का सार्थक रूप ये होता है कि वे उस कवि की अच्छाइयाँ भी परिगणित करेंगे और बुराइयों को भी परिगणित करेंगे। तो इस प्रकार आलोचक अच्छाई भी बताते हैं और बुराई भी बताते हैं। तो इस संबंध में सभी कवियों ने, सभी आलोचकों ने इन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि से विभूषित किया है। आतपत्र का अर्थ होता है छत्र या वितान। उपासक भारवी शिव के उपासक थे, यानी कि शिव धर्म को मानने वाले थे। इनका गोत्र कुशिक था और कुशिक गोत्र होने के कारण इसलिए इन्हें कौशिक ब्राह्मण भी कहा जाता था। यानी कि बाद में कुशिक गोत्र होने के कारण ये कौशिक ब्राह्मण कहलाए गए। आगे देखिए, भारवी की वंश परंपरा के अनुसार, यानी कि भारवी की वंश परंपरा किस प्रकार थी। देखिए,
सभी विद्यार्थियों देखिए कि 12वीं की वंश परंपरा के अंतर्गत अपने दो या तीन प्रश्न अवश्य पुटअप होते में हैं, यानी कि 2 या 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। देखिए 12वीं की वंश परंपरा में नारायण स्वामी श्रीधर भारवी के पिता कहलाएंगे, भारवी दंडी के प्रपितामह कहलाएंगे और मनोरथ दंडी के पितामह हैं। मनोरथ कौन थे? दंडी के पितामह थे और भारवी दंडी के प्रपितामह थे। वीरदत्त गौरी दंडी के माता पिता थे और दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। इस प्रकार भारवी की वंशावली को दर्शाया है। देखिए विद्यार्थियों, जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों ने, अनेक कवियों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। इसमें देखिए पहले मत के अनुसार भारवी को दक्षिण भारत में नासिक के समीप बरार प्रांत के एलिचपुर नामक ग्राम का निवासी माना गया है। इनकी प्रथम विद्वानों का मत तो ये कहता है कि भारवी दक्षिण भारत में नासिक के समीप बरार प्रांत के एलिचपुर नामक ग्राम के जन्म हुआ था। दूसरा मत ये कहता है अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारानगरी कर्नाटक के निवासी हैं। और तीसरे मत में श्री N.C. चटर्जी द्वारा भारवी को त्रावणकोर का निवासी बताया गया है। और अलग कुछ विद्वान इन्हें दाक्षिणात्य मानते हैं, यानी कि भारवी को दाक्षिणात्य भी कहा जाता है। सर्वाधिक प्रमाणिक मत अचलपुर ग्राम नासिक महाराष्ट्र यानी कि एलिचपुर माना गया है। सर्वाधिक प्रमाणिक मत कौन सा है? एलिचपुर महाराष्ट्र का निवास स्थान माना गया है। इनके आश्रयदाता या मित्र, इसमें भी विद्वानों के अलग अलग मत चले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इन मतों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी मत के अनुसार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो कोई इजी एग्ज़ाम तो है नहीं, और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो पेपर इसीलिए बनाते हैं कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फेल किया जा सके, यानी कि उनको अपात्र घोषित किया जा सके। तो जितनी भी हो सके मेहनत अपने को पूर्ण रूप से मेहनत करनी है। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं कि आश्रयदाता और मित्र के अनुसार पहले मत में विष्णुवर्धन चालुक्य वंशीय पुलकेशन द्वितीय के अनुज, यानी कि पहले मत में तो इन्हें चालुक्य वंशीय पुलकेशन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के समकालीन माना गया है। दूसरे मत के अनुसार इन्हें सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, ये मत अवंती सुंदरी कथा के अनुसार चलता है, इसमें इन्हें सिंह विष्णु के समकालीन माना गया है। और तीसरे मत में इन्हें दुर्विनीत के समकालीन भी माना गया है। और चौथे मत के अनुसार महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु के पुत्र के समकालीन भी भारवी को माना गया है। भारवी चालुक्य वंशीय सम्राट पुलकेशन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी, इनका समय लगभग कितना बताया है? 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित या राजकवि माने गए हैं। देखिए विद्यार्थियों आगे भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। यानी कि इसमें सभी मतों को स्पष्ट करते हुए दर्शाया गया है कि जो भारवी का समय चक्र था उस समय भारवी का संबंध कोंकण के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी बताया गया है। यानी कि भारवी का समय इन सभी राजाओं के समकालीन बताया गया है। आगे देखिए विद्यार्थियों, रीति भारवी की रीति पांचाली है। अब ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि है ना, पांचाली रीति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया था या किस किस कवि ने अपने महाकाव्य या काव्य में पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। देखिए महाभारत में पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में पांचाली रीति का प्रयोग किया है। बाण भट्ट ने भी अपने कादम्बरी और हर्षचरितम में पांचाली रीति का प्रयोग किया है। आधुनिक बाण की संज्ञा किसको दी गई है? अंबिका दत्त व्यास को दी गई है और इन्होंने भी अपनी कृतियों में पांचाली रीति का भरपूर प्रयोग किया है। भारवी का प्रिय गुण प्रसाद गुण, ओज व माधुर्य गुण का भी प्रयोग है। प्रिय रस वीर और श्रृंगार रस माना गया है। प्रिय अलंकार, देखो इनका भारवी का प्रिय रस तो कौन सा माना गया है? वीर रस और श्रृंगार रस माना गया है। और प्रिय अलंकार में
प्रिय अलंकार में इनके प्रमुख रूप से विवरण इस प्रकार है कि इन्होंने 4 अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है और वो कौन कौन से श्लोकबद्ध हैं वो देखिए। अर्थानंतरन्यास अलंकार 115 श्लोकों में इन्होंने अर्थानंतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया है। फिर चित्राक्षरालंकार का प्रयोग इन्होंने किरातार्जुनीयम में 7 श्लोकों में किया है। फिर है शब्दालंकार का प्रयोग इन्होंने 3 श्लोकों में किया है। अर्थालंकार का प्रयोग इन्होंने 60 श्लोकों में किया है। तो विद्यार्थियों, ये मत तो हमें ईजीवे में इसी तरीके से हमें याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नोट करके विद्यार्थियों याद रखना, भारवी ने अपने काव्य में चित्रालंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। यानी कि भारवी ने अपने महाकाव्य किरातार्जुनीयम में सर्ग 15 में चित्रालंकार का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इनका प्रिय छंद वशंस तथा उपजाति छंद माना गया है। छंद प्रशंसा, इनके छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने भारवी के वशंस छंद की प्रशंसा की है। यानी कि क्षेमेंद्र कवि इनके उत्तरोत्तर कवि थे, उन्होंने इनके वशंस छंद के प्रयोग की भरपूर प्रशंसा की है। अब देखिए विशेषता में भारवी की क्या क्या विशेषताएं थी। ये विचित्र मार्गी थे, कला मार्गी थे, कलावाद थे, अलंकार पद्धति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? भारवी माने जाते हैं। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता कहलाते हैं। यानी कि सर्वप्रथम अलंकृत काव्य शैली और रीति शैली का प्रयोग किसने किया था? भारवी ने किया था अपने किरातार्जुनीयम में। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। अब विद्यार्थियों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारवी का काव्य मार्ग कौन सा है? तो भारवी कौन से काव्य मार्ग के रचयिता थे? विचित्र मार्ग के रचयिता थे। चित्रकाव्य का उदाहरण देखिए, भारवी ने चित्रकाव्य का उदाहरण कौन से श्लोक में किया है? देखिए विद्यार्थियों, भारवी ने नए व्यंजन द्वारा श्लोक रचना, यानी कि भारवी ने केवल नए व्यंजन का प्रयोग करके ही पूर्ण श्लोक की रचना कर दी थी। नए व्यंजन का प्रयोग करते ही देखिए, न नोनु नुन्नो नुन्नुनो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो न ननु नो नानेना नन्नु नन्नु नुन्नता। ये श्लोक इनका किरातार्जुनीयम में है। 15 सर्ग का 14 श्लोक है। यानी कि न व्यंजन द्वारा जो श्लोक की रचना है, हमें क्रमांक भी पूछा जा सकता है। इसलिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी मोस्ट लेकर के आप याद करना कि जो न व्यंजन वर्ण का प्रयोग करके भारवी ने जिस श्लोक की रचना की थी, वे कौन से सर्ग किरातार्जुनीयम के कौन से सर्ग का कौन सा श्लोक है? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि 15वें सर्ग का 14 श्लोक है। यानी कि पंचदश सर्ग का 14 श्लोक है। अब देखिए इसका अर्थ, ना नानना हे अनेक मुख वाले शिव सैनिकों। यानी कि नाना नना का अर्थ क्या है? हे अनेक मुख वाले शिव सैनिकों। उन नुनुन निकृष्ट व्यक्ति के द्वारा आहत पुरुष ना न वस्तुतः पुरुष नहीं है। नुन्नो न जिसने न्यूनता को नष्ट कर दिया है, ऐसा ना ननु अना पुरुष वस्तुतः पुरुष से भिन्न अर्थात देवता है। न नुन्ने न जिसका स्वामी अनाहत या अक्षत है, वह नुन्न अनुन्न आहत होने पर भी आहत नहीं है। नुन्नन नुन्नतः अत्यधिक आहत व्यक्ति को क्षति पहुंचाने वाला, न अनेनाह अपराध मुक्त नहीं हो सकता है। ये विद्यार्थियों सामान्य तौर पर हमें इस श्लोक का हिंदी अर्थ आना चाहिए, तो आप एक बार विशेष रूप से इसको अध्ययन कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रसिद्ध कथन, इनका प्रसिद्ध कथन कौन सा है? सहसा विदित न क्रियाम, यानी कि अचानक से सोचे हुए कार्य को जल्दी से नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सहसा विदित न क्रियाम, ये सुक्ति किसके द्वारा कही गई है? किरातार्जुनीयम में युधिष्ठिर के द्वारा कही गई है कि सहसा विदित न क्रियाम, यानी कि अचानक से सोचे हुए कार्य को कभी जल्दी से नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध रचना है इनकी किरातार्जुनीयम। प्रसिद्ध प्रशस्तियाँ, अब देखिए
देखिए भारवी की प्रसिद्ध प्रशस्ति यानी कि भारवी को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। पहली उपाधि तो कौन सी दी गई थी, आत्मपत्र भारवी की। और दूसरी उपाधियों में इनको क्या कहा गया है, भारवीर अर्थ गौरवम। उद्भट के द्वारा यह विश्लेषण किया गया है कि भारवीर अर्थ गौरवम यानी कि भारवी के द्वारा भारवी का अर्थ और गौरव प्रसिद्ध है। इन्हें नारिकेल फल सम्मित की उपाधि भी दी गई है टीकाकार मल्लिनाथ के द्वारा। टीकाकार मल्लिनाथ ने इनके महाकाव्य किरातार्जुनीयम का अध्ययन करके बताया कि है ना कि किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 श्लोक तो बहुत कठिन शब्दावली में लिखित हैं और इनके ऊपरी तौर पर ये नारिकेल यानी कि नारियल के फल के समान कठोर प्रतीत होते हैं, परंतु अंदर से बहुत सार्गवृत अर्थ इनके श्लोकों में लिखा गया है। द्राक्षापाक अंगूर के समान वाली वाणी कालिदास के लिए मल्लिनाथ ने ही कही है। विद्यार्थियों, आज हमने भारवी के जीवन परिचय का वर्णन देखा है। अगली क्लास में हम इनके महाकाव्य किरातार्जुनीयम के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को मेरा धन्यवाद। सभी विद्यार्थी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।